हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी पीटी 2023 के लिए हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज हम लगभग 33 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 34वें प्रैक्टिस सेट की तरफ अग्रसर है और अभी तक ये इम्प्रूवमेंट रहा है। कई सारे प्रश्न जो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसी अब उम्मीद कर सकते हैं कि पीटी में लगभग अगर 40 प्रश्न आपके हैं तो लगभग 25 प्रश्न आपके रिपीटेड ही होंगे, इतना आप उम्मीद कर सकते हैं। और साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका अपना जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल संभव एजुकेशन, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं, अपना लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। दार्जिलिंग संधि पत्र में, शिमला संधि पत्र में, काठमांडू संधि पत्र में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में जो है शिमला संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? शिमला संधि के द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया था। 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य वादों के कारण बाधित रहा, किंतु 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, ओलफ केरो नामक एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी ने जो है तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इस पर आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया और 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में मैकमोहन को, जो सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन को भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया है। मतलब ये अगर अपना भारत है, ऐसे करके अपना भारत है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सीमा रेखा यहाँ से मिलती है। हालांकि विवादित रही है और अभी विवाद इसका बना हुआ किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य, भारत वर्सेस चाइना। ये बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा है। किसके तहत लागू किया? शिमला संधि पत्र के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। ये आज हमने लिया है मंडी परिषद के पेपर को। ठीक है, 18 अप्रैल को हुई चिट्टगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने आडपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? चित्तरंजन दास, गणेश घोष, बघा जातिन या उल्लासकर दत्ता? बताओ किसने किया था? देखिए इसमें चित्तरंजन दास जो है ये दीनबंधु की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गणेश घोष। ठीक है, आप अगर इसको थोड़ा सा आगे देखें तो आपको एक संगठन याद होगा, मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला का जो गठन हुआ था वो करीब 1899 में हुआ था। ठीक है, करने वाले कौन थे? तो आपके वीडी सावरकर और गणेश सावरकर थे। ठीक है, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर थे। तो बेसिकली मित्र मेला बाद में 1905 में चल करके ये क्या हो गया? अभिनव भारत हो गया, अभिनव भारत। और अभिनव भारत के कई लोग जो है बाहर चले गए बम बनाने की शैली सीखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है गणेश घोष। ये गणेश घोष उस संगठन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो गणेश घोष की बात करें तो गणेश घोष ने जो है गणेश घोष की अगुवाई में 18 अप्रैल 1930 को एक गणेश घोष की अगुवाई में एक क्रांतिकारियों के समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपारा पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का भी नाम दिया गया। क्या? चटगांव विद्रोह का भी नाम दिया गया है, चटगांव शस्त्रागार छापा भी इसको नाम दिया गया। बात क्लियर है? तो अगर पूछा जाए चटगांव विद्रोह कब हुआ था तो 1930 में हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को। और कहाँ, किसके जो है नेतृत्व में हुआ था? गणेश घोष के नेतृत्व में। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है? भारत की समुद्री तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? 18 मील, 24 मील, 12 मील या 30 मील? बताओ भैया। भारत की जो प्रादेशिक सीमा तट रेखा है, ठीक है, जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये आपका
भारत है, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपने भारत ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ये आपने भारत बना लिया। तो यह मान लीजिए ये तटरेखा, मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, कौन है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये गोवा है। अब ये यहाँ पे भारत समाप्त हो गया, यहाँ से प्रादेशिक समुद्री तटरेखा जो है ये शुरू होती है, यहाँ से लेकर के और ये कहाँ तक जाएगी मेरे भाई, यहाँ से लेकर के और ये 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल माइल तक जो है, अर्थात 22.2 किलोमीटर तक की दूरी जो है ये है, ठीक है। यहाँ भारत के संपूर्ण अधिकार प्राप्त तटरेखा से, यहाँ से तटरेखा से अगर बात करें 24 समुद्री मील की, 24 समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जहां भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से 200 समुद्री मील दूरी तक होती है, ठीक है, EEZ जिसको बोला जाता है, ठीक है, 200 समुद्री मील तक होती है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी द्वारा इसको परिभाषित किया गया। तो इसमें क्या लिखा है कि भारत के समुद्री तटीय किनारे से कितनी दूर समुद्र में फैले हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील। बात क्लियर है, 12 समुद्री मील तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी, अगिंडा, देवीमाला या पेरूमाला, बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसकी बात करें अगर, तो जो अगिंडा शिखर है, कौन, अंगिडा शिखर जो है, ये पश्चिमी घाट, जैसे पश्चिमी घाट बोले तो केरल का जो ये तट एरिया है, ये केरल का एरिया है, ये इसी को पश्चिमी घाट बोला जाता है ना, जो केरल का एरिया है, यहीं पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहीं पाई जाती है। बात क्लियर है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी, अब ये केरल और यहीं से शुरू होता है तमिलनाडु, ये पूरा एरिया नीलगिरी क्षेत्र, इसको गरम मसाले का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये केरल के पलक्कड़ जिले की सीमा पर स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर क्या स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और यहीं पर स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात कही जा रही है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका अंगिडा चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, अंगिडा है। इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, तो इसमें राइट आंसर आपका अनाईमुडी दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोसपा जलप्रपात बनाती है, घटप्रभा, शरावती, नर्मदा या हेमावती, बताओ भैया इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें जो है गरसोसपा, क्या गरसोपा जलप्रपात या इसी को एक और नाम जानते हैं, ठीक है, इसको जोग जलप्रपात बोलते हैं, जोग जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर, शरावती नदी पर स्थित है। इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोटर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना हुआ है। शरावती नदी जो है पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोसपा जलप्रपात बनाती है। इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या महाराष्ट्र की। देखिए बात करें सर्वाधिक की, तो सबसे 1 नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है और 5वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। चौथे नंबर पे कौन आता है भैया, तो चौथे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। बात क्लियर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 7वां नंबर में क्या भैया, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, गोंड, कोडव, भील या टोटो, बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भील जो है ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जाति है, ठीक है।
भील जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है और यह आदिवासी समुदाय उदयपुर सिरोही जिले के अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। ठीक है, यह समुदाय मुख्यतः राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर पाए जाते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी। गोंड जो है ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रमुख जनजातियां गोंड है जैसे झारखंड में पाई जाती है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। कुवी, ठाडो, दिमासा या माल्टो, बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें दिमासा जो है, दिमासा चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। ठीक है, चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है जो दिमासा लोगों के द्वारा बोली जाती है। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, जैसे यहाँ पे ये क्षेत्र जो है असम, नागालैंड के निवासियों में बोली जाती है। कौन सी? दिमासा भाषा जो है ये चीनी तिब्बती परिवार से संबंधित है। चलिए 9वां नंबर पे आते हैं। 9वां नंबर के निम्नलिखित में कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, ठीक है, बी ऑप्शन लीबिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन आपका आता है मिस्र। देखिए सहारा जो है, हम सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं। किसकी? सहारा मरुस्थल की अगर हम बात कर लेते हैं तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व अटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल से लगभग दुगुना है। ठीक है, यह मरुस्थल का विस्तार जो है, जैसे जो सहारा मरुस्थल है ये आपके माली में, मोरक्को में, मारितानिया, ठीक है, मारितानिया, उसके बाद आता है आपका नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, उसके बाद आता है आपका चाड, ठीक है, सूडान और फिर आता है आपका मिस्र। बात क्लियर है? नाइजीरिया जो है आंशिक या पूर्ण रूप सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइजीरिया। लीबिया भी आता है, ठीक है, नाइजर आता है, नाइजीरिया नहीं आता है, अल्जीरिया आता है, मिस्र भी आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 9वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे स्थित? तंजानिया में, कीनिया में, इथोपिया में या घाना में? बताइए इसका क्या होगा? एक किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये बात तो क्लियर है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक है, ये पर्वत एकल पर्वत है, यानी ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। इस पर्वत का निर्माण 30 लाख साल पहले 3 अलग अलग ज्वालामुखियों से निकले लावे से लगातार ठंडा होकर जमने शुरू हुआ। 3 ज्वालामुखी, जैसे ये अगर बात करें कौन कौन सी थी, तो कीवो ज्वालामुखी, मावेंजी ज्वालामुखी और फिर उसके बाद एक और ज्वालामुखी है सिरा ज्वालामुखी। ठीक है, मावेंजी और सिरा ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। मावेंजी और सिरा ये दोनों निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन कीवो ज्वालामुखी अभी सुसुप्त अवस्था में अवस्थित है। ठीक है, और उसमें किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। किलिमंजारो पर्वत पर कीवो ज्वालामुखी की चोटी की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5895 मीटर है। ये पर्वत किलिमंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है। लगभग 188 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, ग्राम पंचायत तंत्र 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। क्या होता है भैया? राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति या ग्राम सभा। देखिए अगर हम बात करें इसकी पंचायती राज, पहले समझ लीजिए। देखिए
हुआ ये था, सबसे पहले इस कहानी समझ लीजिए। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 1958 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और समिति ने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसे पंचायती राज कहा गया, की सिफारिशों के अनुसार जो पंचायती राज की इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की, तो इनकी रूपरेखा में 3 स्तरीय बात कही गई है। एक थी ग्राम पंचायत, दूसरी थी आपकी पंचायत समिति। क्या थी? पंचायत समिति, जो वही ब्लॉक स्तर वाली। और तीसरी जो थी वो थी आपकी जिला समिति। क्या थी? जिला समिति थी। बात क्लियर है? हालांकि इसको जो संवैधानिक मान्यता जो है, ये आपके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, और ये जो है आपका 73वां संविधान 1992 में पारित हुआ और 1993 में ये लागू हुआ। ठीक है, ये क्रमशः भारत में ग्राम स्तर, ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी बात कही जाने लगी। तो ग्राम पंचायत के तीनों स्तर, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है भैया? पंचायत समिति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिला समिति कहाँ पर होगी? जिले स्तर पर होगी। और उसके बाद ग्राम सभा में क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, 12 नंबर पर चलते हैं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। 11 सीटें, 21 सीटें, 16 सीटें या 26 सीटें। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? किसको आप कहेंगे कि यह जो है राष्ट्रीय दल है? ठीक है, देखिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊँ आपको कि राष्ट्रीय दल के लिए जो पहली योग्यता होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि लोकसभा, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा या राज्य विधानसभा, या राज्य लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कितना परसेंट? 6% प्राप्त करने के साथ साथ 6% प्राप्त करने के साथ साथ कम से कम राज्य या राज्यों की लोकसभा की कम से कम कितनी सीट? 4 सीट पर विजय प्राप्त करें। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आप समझिए इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो लोकसभा में से कम 2% सीट। लोकसभा में कितनी परसेंट? लोकसभा में 2% सीट, अर्थात लोकसभा के कुल 543 में से कितनी? 11 सीट जो है कम से कम जीतना आवश्यक है। किंतु ये जो 11 सीटें हो कितने राज्यों से है? 1 राज्य, 2 राज्य और उसके बाद क्या आता है? 3 राज्य। ये 11 लोकसभा सीटें जीते, 2% सीटें जीते, लेकिन ये कम से कम 3 राज्यों द्वारा जीती गई हो। ठीक है, और सबसे जो तीसरा है, जैसे तीसरा क्या है? उसे कम से कम 4 राज्यों में, उसे कम से कम 4 राज्यों में, क्षेत्रीय दल, उसे कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो। मान्यता क्या हो? मान्यता प्राप्त हो। बात क्लियर है? तो इसमें देख लीजिए आप, तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे।
13 नंबर पे, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष? देखो भैया, 18 वर्ष में आप मतदाता हो, मतदान देने लायक होते हैं, मतदाता बन जाते हैं 18 वर्ष में। 21 वर्ष में आप प्रधानी लड़ सकते हैं, क्या लड़ सकते हैं? ग्राम प्रधानी चुनाव जो है प्रधानी लड़ सकते हैं। 25 साल में आप जो है लोकसभा लड़ सकते हैं और 30 साल में आप जो है राज्यसभा जा सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर बात करें, यहाँ पूछा क्या गया लोकसभा या विधानसभा में, तो भैया लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो आपकी 25 साल है। कितने साल? 25 साल। अभी आज ही में देखे होंगे आप, 25 साल में 1 या 2 दिन कम था आजम खान के पुत्र का, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो बेसिकली ये समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या है? वर्तमान लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र बताओ कितना है? इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543 है, 534 है, 556 है, 565 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है। हालांकि अभी जो आपका जैसे थोड़ा सा नए सदन पे भी चर्चा कर लेते हैं। किस पे? नए सदन पे चर्चा कर लेते हैं। अभी इसमें आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, नया सदन जो है अभी 28 मई को, कब? 28 मई को प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए, ठीक है, उद्घाटन किए, ठीक है। आज आपकी जो है आज आपकी 19 तारीख है और आज पहला 19 सितंबर को पहला सत्र 19 सितंबर को पहला सत्र चला और इसमें जो है करीब महिलाओं को जो है 33% जो आरक्षण था वो फिक्स कर दिया गया। इसमें विधानसभा, राज्यसभा, ये जो लोकसभा की सीटें इसमें फिक्स कर दिया गया। अभी जो नया सदन बना है इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सीटों की जो संख्या बनाई गई है वो करीब 888 है और राज्यसभा की जो सीट बनाई गई है आगे भविष्य को देखते हुए वो करीब 384 है। कितनी है? 384 है। ये करीब जो है मतलब ये आप कर सकते हैं कि दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी तो इसके लिए करीब 1280 सांसद क्या करेंगे? एक साथ जो है बैठ सकते हैं। और नया संसद भवन बिल्कुल भूकंप रोधी बनाया गया है और इसके फर्श का कलर जो धूसर हरा ग्रीन रखा गया है। वर्तमान में अभी लोकसभा की जो सीट है वो 543 है। पहले कुछ लोग अभी 2 इसमें जोड़ कर कहेंगे, लेकिन 200 ये 2 जो सीट आंग्ल भारतीयों के लिए थी इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका करंट अफेयर भी इसके साथ जुड़ गया। 15 नंबर चलते हैं। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिर में से एक है। पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ, कैलाश। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा मंदिर काट, तो कैलाश नाथ का मंदिर जो है, जो आपका कैलाश नाथ का मंदिर है, कैलाश मंदिर, कैलाश या कैलाश नाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा, इसको आप समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है। जो एलोरा की गुफाओं में क्या है? गुफाओं में स्थित है। बात क्लियर है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है, ये कैलाश मंदिर का जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाने वाला जो है कोई और नहीं बल्कि कृष्ण प्रथम था, ठीक है। इसका निर्माण कराना कौन था? कृष्ण प्रथम था, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें जो कौन निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम निर्माण कराए थे, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा थे ये। क्या थे? राष्ट्रकूट राजा थे। बात क्लियर भैया? राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर चलते हैं। क्या भैया? इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। मालिकाना अनुपात, पूंजी लाभ अनुपात, ऋण संवाद क्षमता अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, इसकी बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को जो है वो पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। बेसिकली परिभाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं। पूंजी लाभ अनुपात इक्विटी शेयर के शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर पे। भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई टैग मिला हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो जीआई टैग मिला, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसमें 2004 में जो है 2004 में दार्जिलिंग की चाय, कहाँ की चाय? दार्जिलिंग की चाय को जो है ये मिला था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भैया? बालाघाट मलंजखंड क्षेत्र और झुंझुनू खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये करीब 2 बार प्रश्न आ चुका है, 3 बार। ठीक है, तो बेसिकली जो झुंझुनू खेतड़ी का क्षेत्र है, बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध भैया? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंजलखंड में भारत का लगभग 70% तांबा, 70% जो तांबा है वो आपका मंजलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मंजलखंड। तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन प्रमुख राज्य जो है आपका, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जो प्रमुख राज्य हैं आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, क्या है? मध्य प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया, फिर बगल में आपके झारखंड है। क्या? झारखंड। ये तांबे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 70% तांबा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ और ज़्यादातर बांकुड़ा और फुलरिया जिलों में पाई जाती हैं? मुंडा, चेंचू, संथाल या आपका जंगील। बताओ भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चेंचू तो जो है ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, जो मैथिली डोगरी ये संथाल हैं, तो ये भी हालांकि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और सारी जगह पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो, जैसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेंचू। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति ना, तो भैया पश्चिम बंगाल प्रमुख जनजाति ये संथाल है। चेंचू जो है, चेंचू आपके आंध्र प्रदेश की है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की है ना, तो इसमें संथाल राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जो आपके वजह से वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में पाई जाती है, वहाँ सटा हुआ जो है बिहार है, वहाँ पे भी संथाल जनजाति पाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में भी जो है जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और जैसे ये जनजाति जो है संताड़ी भाषा बोलती है। ठीक है, चलिए 20 नंबर चलते हैं। क्या है 20 नंबर भैया? कोडवा एक लुप्तप्राय प्रायद्वीपीय भाषा है और दक्षिण के कोडगु जिले की मूल भाषा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल, ये बताओ भाषा कहाँ बोली जाती है। कोडवा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है। यह दक्षिणी कर्नाटक के कोडगु जिले में बोली जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक के दक्षिणी कर्नाटक में मूल निवासियों की भाषा है। कोडवा शब्द का एक मूल भाषा का नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले निवासियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आज क्लास यहीं तक। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।